ये चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। एक ये जो है ये सिंपल चेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। कॉटेक्स की हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनी है, सबसे अच्छी यही होती हैं, सिलिकॉन बेस्ड होती हैं। और दूसरे जो हैं ये इजी ड्रेन्स हैं, ठीक है, जो पल्मोनोलॉजी के हैं हमारे डॉक्टर साहबान वो तो इनसे फेमिलियर होंगे, लेकिन ये बाकियों के लिए कुछ के लिए नई चीज़ होगी कि ये ड्रेन क्या चीज़ होती है। और ये 3 चैम्बर चेस्ट ड्रेन बॉटल है, ये भी आपको दिखाते हैं। इसके चैम्बर्स कौन कौन से हैं, हर चैम्बर का क्या फंक्शन है वो आपको एंड पे बताएंगे, ठीक है। ये जो है ये हेमलिक वेल्व है, ये 1 वे वेल्व है, ये चेस्ट बॉटल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, और जहाँ पे ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला और कंटिन्यूस एयर लीक आ रही हो वहाँ पे भी यूज़ होता है, विदाउट अंडर वाटर सील काम करता है, ठीक है। और ये आपकी क्लिनिकल जो है अप्रोच है, ये आपका अपना क्लिनिकल जो है इन्फ्लुएंस है, उस टाइम पे आप असेस करें कि इसको कौन सी ट्यूब करनी है, ठीक है। एक कॉमन सा फार्मूला है कि पेशेंट की जो चीची उंगली है, ठीक है ना, उस साइज़ की ड्रेन पेशेंट को अगर डाले तो दैट इज़ एडिक्वेट इन, ठीक है। जो ईटीटी के लिए भी समटाइम्स यूज़ किया जाता है कि ईटीटी डालनी है, किस साइज़ की डालनी है, पेशेंट को बड़ा मसला हो रहा है, ईटीटी जनाब डिटरमाइन नहीं हो रही तो उसकी छोटी उंगली देख लें, जिस साइज़ की है इतने साइज़ की तो उसमें अकोमोडेट हो जाएगी, ठीक है। अब ड्रेन मेरी उंगली से थोड़ी सी बारीक है, ठीक है, इसका मतलब है इससे एक साइज़ बड़ी ड्रेन मुझे डल सकती है, ठीक है। कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो उसकी उंगली का साइज़ देख लें, ठीक है ना, उससे अंदाज़ा लगा लें कि भाई किस साइज़ की ड्रेन ये इजीली अकोमोडेट कर लेगा विदाउट हैविंग एनी मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई पेशेंट फैक्टर, कि पेशेंट को कौन सी ड्रेन सूट करती है। दूसरा फैक्टर हो गया कि जनाब पेशेंट की डिजीज़ क्या है, हीमोनीमोथोरेक्स या एम्पाइमा के साथ है, ठीक है। हर इंडिकेशन के हिसाब से चेस्ट ड्रेन का साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर तो आपने सिर्फ एयर निकालनी है, ठीक है, अगर उस पेशेंट को आप कर रहे हैं एंटीसिपेट के पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है तो आपका स्मॉल बॉल कैथेटर जो है फॉरन क्लॉट है, आपको बड़ी ड्रेन डालनी है, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं कि पेशेंट को जनाब मेलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन है तो मॉडरेट लेवल का फ्लूइड है, मॉडरेट लेवल की ड्रेन चलेगी तो उसका फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा। अगर थिक पस है, आप एम्पाइमा एंटीसिपेट कर रहे हैं तो आपको बड़ी ड्रेन चाहिए होगी क्योंकि उसमें थिक पस निकलनी है, छोटी ड्रेन से नहीं निकल सकती, ठीक है। अब ये एक ईजी ड्रेन है, ये मोस्टली यूज़ करते हैं पल्मोनोलॉजी के हमारे जो हैं कंसल्टेंट्स या डॉक्टर्स, ठीक है ना, प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी, इवन गवर्नमेंट सेटअप में भी वो यूज़ करते हैं। वो देखते हैं किसी पेशेंट को जनाब एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन आई है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जिसमें कोई मल्टीपल लॉकुलेशन नहीं हुई हुई, एक सिंगल लॉकुलाई पड़ा हुआ है, कि उसको टीके से जनाब एस्पायरेट करें बैठ के जनाब 6 घंटे लगा के, उससे बेहतर है वो कहते हैं जी हम एक ही ईजी ड्रेन डाल देते हैं, थिन सा फ्लूइड है, आराम से निकलता रहेगा, निकल जाता है, ठीक है। मेलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन का पेशेंट आ गया, मैसिव मेलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन है, आप ये डाल देते हैं, निकल जाता है, ठीक है। अब ये 28 की ड्रेन है, 24 की ड्रेन है, सिंपल नीमोथोरेक्स है, एडल्ट पेशेंट है, आप उसमें डाल दें, दैट इज़ इनफ। इसका जो बोर है इतना जनाब केयर दे देता है, उसमें निकल जाती है, ये पेशेंट का नीमोथोरेक्स रिजॉल्व हो गया, ठीक है। 24-28 इज़ गुड फॉर नीमोथोरेक्स, ठीक है। एक पेशेंट है जिसमें टेंशन नीमोथोरेक्स है, बुलस लंग डिजीज़ है, बहुत ही बुरे हालात हैं लंग के, उसमें आप फिर बड़ी ड्रेन पे जाते हैं क्योंकि उसकी एयर लीक बहुत ज़्यादा होती है, एक ड्रेन से काम नहीं बनता, उसका सर्जिकल एम्फीसीमा रिजॉल्व नहीं होता, तो समटाइम्स आपको फिर एक और 24 की एक और ट्यूब डालनी पड़ती है, 28 की ट्यूब डालनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे एक पेशेंट आया जो फ्रैंक एम्पाइमा के साथ आया, हीमोथोरेक्स के साथ आया है, क्लॉटेड हीमोथोरेक्स के साथ है, उस पेशेंट में आपने बड़ी ट्यूब की तरफ जाना, ठीक है। स्टार्ट विद 32, ठीक है। एक पेशेंट एडल्ट पेशेंट है, हीमोथोरेक्स के साथ आया, ये एक पेशेंट है वो जो फ्रैंक पस के साथ आया, आपको पल्मोनोलॉजिस्ट ने भेजा है या तो किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट ने भेजा है कि ये पेशेंट है जिसको एम्पाइमा डिवेल्प हो गया, लंग इंट्रैप्ट है, हमने एस्पायरेट किया, फ्रैंक पस आई है, तो 32-36 की केस में, ठीक है। तो वो इतनी एडिक्वेट होंगी, वो थिक पस को इवैक्यूएट कर लेंगी, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगी। ये तो हो गया क्लियर कि ट्यूब का साइज़ डिटरमाइन कैसे करना है, कौन सी ट्यूब डालनी है। कोई क्वेश्चन और साथ ही पूछने क्योंकि बाद में आपको भी भूल जाएगा, मुझे भी भूल जाएगा। देखो मेरी बात सुनो ना, वो तो पेशेंट फैक्टर है ना, ठीक है। आपका स्ट्रेचर डिफरेंट है, मेरा स्ट्रेचर डिफरेंट है, इनका स्ट्रेचर डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह स्ट्रेचर चेंज होता है उसी तरह इंटरकॉस्टल स्पेस भी चेंज होता है, ठीक है। अगर आपके स्ट्रेचर पे देखें तो मैं कहूँगा 24 की ट्यूब दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे स्ट्रेचर में कोई पेशेंट है तो वो उसको आप 24 की जगह अगर 32 भी डाल देंगे दैट वुड बी इनफ फॉर हिम, ठीक है ना, वो उसको टॉलरेट कर ले। अब इंटरकॉस्टल्स के दरमियान एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, उसी स्पेस के अंदर से आपने जाकर डालना है। किसी की इंटरकॉस्टल्स के दरमियान आप जनाब इतनी बड़ी चीज़ डाल दें तो वो ऐसे हो जाए तो वो इतना पेन काज करेंगे कि पेशेंट उसको टॉलरेट ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ रखें कि जो इतनी हो तो ये टॉलरेट कर लेगा, उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ रखें जो इससे भी कम हो तो वो बेटर टॉलरेट कर लेगा, ठीक है। पर्पस सर्व हो जाएगा और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा।
होगा ना चिकन पार्मा मतलब थिक पस्सी हो, तो फिर तो 24 एनएफ की होगी, फिर तो हमें बड़े बोर्ड की डालनी पड़ेगी। 32 वही मैंने बताया ना, दो फैक्टर्स हैं ना, एक तो पेशेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, दूसरा ये आ रहा है कि इंडिकेशन क्या है। ठीक है, पेशेंट फैक्टर भी आप देखेंगे, इंडिकेशन क्या है। ठीक है, दोनों चीज़ों से फिर आपका अपना क्लिनिकल डिसीजन है कि आप क्या डालना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर अनपामा में आप ये डाल देंगे पेशेंट को तो फिर ये तो टोटल फेलियर। ठीक है ना, हाँ टोटल फेलियर है। ठीक है, अगर किसी को जनाब है रिक्वायरमेंट इसकी और आपने ये डाल दी तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, इसकी इंडिकेशन बन रही है, आपने ये डाल दी तो डेफिनेटली वो काम कर लेगी, लेकिन इसका जो कंफर्ट था वो इसमें नहीं होगा। इसमें शायद पेशेंट को पेन किलर भी बाद में ना देना पड़े या मिनिमम पेन किलर पैरासीटामोल के साथ चलती रहे, इसमें तो आपको साथ में ओपिएट भी देने पड़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाएगा और पेशेंट की जो है वो डिस्कम्फर्ट वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। पहली चीज़ होगी, जब हमारे पास पेशेंट आ गया, हमने डिसाइड कर लेंगे ट्यूब डालनी, सबसे पहले ट्यूब होनी चाहिए एप्रोप्रिएट साइज़ की। मार्केट में बहुत सारी ट्यूब अवेलेबल हैं, जस्ट आपने ट्यूब को हाथ लगाना है, इस तरह दबा के देखना है, अगर तो ट्यूब दबती है और रिकॉइल से वापस आ जाती है, ठीक है, तो ये ट्यूब ठीक है। ठीक है, एक ट्यूब जो हमारी सर्जिकल इमरजेंसी में आती है, ठीक है ना, वो डंडे की तरह ट्यूब है, वो आपसे हाथ से ही नहीं दबती, आप जो मर्जी करते हैं वो नहीं दबती। ठीक है, दैट इज़ द वर्स्ट ट्यूब, सबसे ज़्यादा जो लंग की इंजरीज होती हैं उसी ट्यूब की वजह से, क्योंकि उसको आप डायरेक्शन दे ही नहीं सकते, आप जिधर भी डालेंगे उसमें जाना सीधा ही है, सीधा जाकर हार्ट में चुभी होती है। अगले दिन एक्सरे आता है जनाब, हार्ट को क्रॉस करके मिडस्टेनम से पार पड़ी होती है। ठीक है, तो ट्यूब अच्छी, ठीक है, सिलिकॉन की ट्यूब। प्रोटेक्स जो है ये सबसे अच्छी कंपनी प्रोटेक्स है। इसके बाद कुछ कार्डिक केयर वालों की हैं, वो भी सिलिकॉन की हैं, वो अप्रोप्रिएट हैं। ठीक है, फिर एक दूसरी ट्यूब आपको मिलेंगी, वो जो बिल्कुल पाइप काट के ना, एक उन्होंने रबड़ का पाइप काट के और ट्यूबें बना के मार्केट में सुराख करके फेंकी है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नरम होती हैं कि आप उसको हाथ से दबाओ तो वैसे ही दब जाती है। ठीक है, अब वो सॉफ्ट इतनी ज़्यादा है कि वो इंटरकोस्टल्स के दरमियान में किंक हो जाती है। इंटरकोस्टल स्पेस में आपने ट्यूब डाल दी है, लेकिन वो ड्रेन नहीं कर रही। क्यों? पेशेंट यूँ करता है वो किंक हो जाती है। ठीक है, अब जब पेशेंट को पेन होता है ना, तो उसकी टेंडेंसी होती है यूँ करने की। ठीक है, वो यूँ करके बैठा रहता है। ठीक है, वो किंक करके बैठा रहता है। तो आपने वो वाली ट्यूब नहीं डालनी, कोशिश करना है कि ऐसी ट्यूब डालें जो अप्रोप्रिएटली वर्क करे और जो प्रॉपर हो। लेकिन वो वाली जो ट्यूब्स हैं दैट आर ओनली फ्रॉम द मार्केटिंग, पेशेंट की हेल्थ वाइज रिकमेंडेड नहीं। ठीक है ना, पेशेंट की हेल्थ वाइज देखिए प्राइस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, पेशेंट का एक दिन का हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाए ना, तो उससे प्राइस का बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट सेटअप में भी पड़ जाता है, हमें फील नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में तो इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि आपको यू कैन जस्ट इमेजिन। ठीक है ना, कि एक दिन का स्टे का क्या मतलब है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो चेस्ट ड्रेन है। ठीक है, चेस्ट ड्रेन बॉटल, 3 चैम्बर चेस्ट ड्रेन बॉटल जो है ना, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम। ठीक है, इससे बेहतर कोई चीज़ आज तक नहीं हुई। ठीक है, आगे कुछ आ रही हैं, एम्बुलेटरी ड्रेन्स आ रही हैं, डिजिटल ड्रेन्स आ रही हैं, लेकिन अभी तक वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकी कि उनको हम इसको निकाल दें। सर ने शुरू में कॉस्ट की बात की थी ना, कॉस्ट किन चीज़ों की कॉस्ट है? दिस ओनली ट्रांस कॉस्ट 16,000, बाकी कॉस्ट 6,000। ठीक है, हर चीज़ की कॉस्ट जो है ना वो ऐड ऑन होती जाती है। अच्छा, ये है ड्रेन सिस्टम, 3 चैम्बर ड्रेन सिस्टम। ठीक है, अब ये जो है टेलीफ्लेक्स है, ये पहली कंपनी है जो इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट बॉटल है। अब चाइनीज़ वर्जन भी आ गए हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसको भी साथ में एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये देखें, ये वाला जो आप खोलते हैं ना जब इसको, तो ये ऐसे निकलती है। इसका पाँव ऐसे करके खोलना है, फिर इसको रखना है, सीधे पाँव के साथ नहीं रखना है, ये टूट जाएगी, गिरेगी, टूट जाएगी। ठीक है, इसको परफेक्टली सेफ है, इसके साथ पेशेंट घर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, सिर्फ इसको टूटने नहीं देना। ठीक है, और इसकी किसी चीज़ को बंद नहीं करना, ना इस सुराख को बंद करना, ना इस सुराख को बंद करना, सारी चीज़ें ओपन रखनी, और ये सेफ है। ठीक है, अब इसमें ये सबसे पहला जो चैम्बर है ये कलेक्शन चैम्बर है। ये येलो नॉब गोज टू द पेशेंट, ये वाला। ठीक है, लंबा पाइप ये गोज टू द पेशेंट, और ये वाला जो है ये ओपन टू एयर, इट शुड बी ओपन टू एयर। ठीक है, ओपन टू एयर होगा, सिस्टम की एयर इधर आएगी, इस सिस्टम से बाहर निकलेगी, तो फिर ये एयर खत्म होगी ना पेशेंट की। अगर निमोथोरेक्स के लिए आपने डाल दी है, इसको आपने ऊपर से टेप लगा दी, कुछ लोग टेप लगा देते हैं। ठीक है, बजारा सीम अंदर चले जाएंगे, टेप लगाई होती है। ठीक है, सिंगल चैम्बर बॉटल में भी ऐसे किया होता है, तो नीली सी ढक्कन लगाई होती है ऊपर। ठीक है, चेस्ट ड्रेन लगा दी है, सब कुछ लगा दी है, वो नीला सा ढक्कन जो होता है ऊपर वो लगाया होता है जनाब, वो ऊपर जनाब और क्लोज सिस्टम क्रिएट किया होता है। पेशेंट को नीमोथोरेक्स के लिए ड्रेन डाली, अगले दिन एक्सरे कराते हैं, फिर स्टिल नीमोथोरेक्स। ठीक है, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला होता है, इवन वर्स हो जाता है, टेंशन नीमोथोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टम क्लोज हो जाता है, आउट वेंट नहीं होता उसका। ठीक है, इसको ऑलवेज कीप इट ओपन। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके देखते हैं चैम्बर्स कौन से। ये जो है इसका 2500 ml का कलेक्शन है जो इसके अंदर कलेक्ट होगा। ठीक है, ये अंडर वाटर सील है।
ठीक है। अंडर वाटर सील 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो का मतलब है कि ये प्राइम डंप है। अब आपने इसमें फ्लूइड डालना है ना जब, तो आपने इसको ऐसे उठाना है। ये इसका जो है ना कीफ है, ये कीफ जो है ना एक मेजर्ड एक वॉल्यूम है इसके अंदर, आप इसके ऊपर लगाएं, इसको नीचे से पिंच करें, इसके अंदर नॉर्मल सलाइन फुल कर दें। जब आप इसको छोड़ेंगे ना तो इसका जो फ्लूइड टोटल इसके अंदर जाएगा तो पूरी 2 सेंटीमीटर पे प्राइम कर देगा इसको, ठीक है। मेयर्ड ग्रेजुएटेड है। हाँ, ये ग्रेजुएटेड है, मेयर्ड ये है, मेयर्ड ठीक है ना, इसके हिसाब से मेयर्ड है। आप इसको एक दफ़ा पिंच करके इसको फुल कर देंगे, छोड़ेंगे तो ये प्राइम हो उतना ही जाएगी आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो पे। ठीक है। ज़ीरो पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर अंडर वाटर सील डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो कॉलम है ना, ये कॉलम अंडर वाटर सक्शन, ठीक है। अंडर वाटर सक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो ये कॉलम खाली है तो आप जितना मर्जी एक चीज़ पहले क्लियर कर लें कि ये बॉटल नेगेटिव सक्शन जनरेट नहीं करती, ठीक है, कुछ भी नहीं करती ये बॉटल। अगर आप कहें ना कि ये बॉटल लग गई तो नेगेटिव सक्शन खुद ही जनरेट होने लग जाएगी, नहीं होती। नेगेटिव सक्शन जनरेट होती है पेशेंट की चेस्ट के अंदर, ठीक है। जब सांस लेता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स के अंदर नेगेटिव सक्शन जनरेट होती है, तो ये 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है ना, ये फिजियोलॉजिकली कंसिस्टेंट है विद पेशेंट, ठीक है। पेशेंट जब 2 सेंटीमीटर की नेगेटिव सक्शन जनरेट करता है ना, तो ये बॉटल असिस्ट करती है उसको मेंटेन रखने में, ठीक है। अंडर वाटर 2 सेंटीमीटर सील इधर मेंटेन्ड है। अब जो भी चीज़ उससे एक्सेस होगी वो इसमें आती जाएगी, लंग पुश करता जाएगा, एयर लीक भी इसमें से निकलती जाएगी, जो ड्रेनेज है वो भी इसमें निकलती जाएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे चला जाए, ठीक है ना, हमने 2 सेंटीमीटर पे इसको सेट किया ना, सिंगल चैम्बर बॉटल में होता क्या है, जैसे ड्रेनेज बढ़ती है उसका कॉलम भी बढ़ता जाता है, उसका अंडर वाटर सील बढ़ती जाती है। अब जब वो 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे जाता है तो फिजियोलॉजिकल लिमिट से ऊपर निकल, उसमें होता क्या है, जैसे जैसे कॉलम बढ़ता जाता है ना तो अंडर वाटर सील बढ़ती जाती है। 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का मतलब ये है कि पेशेंट फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में उस कॉलम को लिफ्ट नहीं कर सकता और मज़ीद ड्रेनेज नहीं होती, एयर नहीं निकलती, ठीक है ना। इसीलिए इसको 2 सेंटीमीटर वाटर पे इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो मर्जी आए इसमें जितना मर्जी ड्रेनेज आ जाए, इसका कॉलम अंडर वाटर सील का चेंज नहीं होगा। 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का मतलब 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वो रखेगा, ठीक है। आपने ये मेंटेन करके रखना है। समटाइम्स किसी को 3 चैम्बर बॉटल लगी होती है, इसमें फ्लूइड नहीं होता, मेक श्योर कि ये फ्लूइड रहे, ठीक है ना। ये ख़त्म नहीं होता खुद से फ्लूइड, बहुत कम रेयर होता है कि कोई पेशेंट जनाब इसे यूँ करके इसको बॉटल को गिराए तो फिर यहाँ वाला जो पस और ब्लड है इसके अंदर आ जाता है, लेकिन उसका भी हल है। इधर से आप एस्पायरेट कर लें, नीडल डाल के इसको एस्पायरेट कर लें, 2 सेंटीमीटर पर री मेंटेन कर दें। ये हाँ, इसके अंदर से नीडल चली जाती है, सिलिकॉन नॉब है, ठीक है। इसमें नीडल डालें, नीडल डाल के 50 cc की सिरिंज से एस्पायरेट कर लें, इसको दोबारा 2 सेंटीमीटर पर मेंटेन कर दें, ठीक है। अब ये जो आखिरी कॉलम है, यही एक क्वेश्चन है जी, अगर ये लेवल यहाँ से जैसे हमने सिंगल चैम्बर में भी देखा तो इट बिकम्स इंक्रीज टू 10, देन इट विल नॉट वर्क एज दी क्या कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, फिर उसमें आना बंद हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, अगर ये यहाँ से फ्लूइड अगर इधर से जैसे हमने कहा गिर गई और यहाँ तक ये लेवल आ गई है, फर्ज कर 15 या 20 तक चला गया, हाँ, तो देन ये जो कॉलम है इसका क्या देखिए मेरी बात purpose सुनो, होगा? ये वाला चैम्बर पूरा भर गया है, भर गया। ये छत तक भरा हुआ है और फ्लूइड यहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 20 सेंटीमीटर वाटर बन गई है, ठीक है ना। आपको यहाँ से फ्लूइड निकाल के इसको दोबारा 2 सेंटीमीटर पे लेके आना है, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क, बस ये कहना चाह जी, ठीक है ना। अंडर वाटर सील पेशेंट की फिजियोलॉजिकल लिमिट से ऊपर चली गई है, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में ये काम नहीं करेगी, ठीक हो गया। ठीक है। एक सूरत में काम करती है कि आपने असिस्टेड नेगेटिव सक्शन इसके साथ लगाई हुई है, तब करती है, वैसे नहीं करती, ठीक है। आपने यहाँ से हमेशा इसको प्राइम करके रखना है। अब तीसरा है कि इसका नेगेटिव सक्शन काम कैसे करता है, वो करता है इस वाटर कॉलम के ऊपर, ठीक है। इसमें जितने सेंटीमीटर पे पानी होगा उतने सेंटीमीटर की नेगेटिव सक्शन ये होल्ड करेगी, उससे बाकी जो है वो बबल आउट कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर 0 पे है आप इसके साथ नेगेटिव सक्शन मशीन लगा दें, ये कोई नेगेटिव सक्शन नहीं जनरेट करेगी, लेस 2 सेंटीमीटर जो फिजियोलॉजिकल हो रही है, ठीक है। आप इसमें 5 सेंटीमीटर पानी डाल दें, नेगेटिव सक्शन मशीन अटैच कर दें, 5 ये होल्ड करेगी, पेशेंट को देगी, बाकी जो 5 से एक्सेस होगी वो बबल आउट हो जाएगी, ठीक है। वो मशीन तो 100-150 पे दे रही होती है ना, वो बाकी बुलबुले निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप 10 पे कर दें तो 10 पे चला जाएगा, 15 पे कर दें तो 15 चला जाएगा, पेशेंट को 20 कर दें 25 तक चला जाएगा। ये मैक्सिमम 25 देती है। एक ड्राई सील बॉटल आती है वो 40 तक देती है, ठीक है ना। तो ये जो है 25 तक देती है, ठीक है। अब इसमें भी कॉलम ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी इस पेशेंट को रिक्वायर्ड है, कितनी आपने इसको नेगेटिव सक्शन देनी है, ठीक है। इस सिस्टम के अलावा किसी पेशेंट को कभी नेगेटिव सक्शन नहीं लगाना,
अगर आपके पास सिंगल चैम्बर ड्रेनेज बॉटल है, आपने पेशेंट को नेगेटिव सक्शन नहीं लगानी। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को नेगेटिव सक्शन की ज़रूरत है, उसको कन्वर्ट करें 3 चैम्बर पे, उसके बाद फिर नेगेटिव सक्शन लगाएं, क्योंकि वो पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है। वो जैसे ही आप लगाते हैं, आपने उधर से पीछे से डायल से 10 सेंटीमीटर पर एडजस्ट किया, वो थोड़ी देर बाद 10 से बढ़ना शुरू होगा, 12 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, 100 पे जाएगा। वो सिस्टम जब तक चोक रहेगा, वो नेगेटिव सक्शन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें कोई वैल्व नहीं है, कोई सेफ्टी वैल्व नहीं है कि कहाँ से निकलना है। इसमें ये सेफ्टी वैल्व है 15 सेंटीमीटर से सेफ्टी वैल्व, आपने 15 में फ्लोर डाल दिया, सेफ्टी वैल्व है, उससे एक्सेस जो होगी वो बबल आउट हो जाएगी। जिस तरह फिश टैंक में से बबल निकल जाते हैं, इसमें से बबल निकलेंगे, और इसमें से बबल सिर्फ इतने निकलने चाहिए जितने फिश टैंक में से निकल रहे होते हैं। पीछे की नेगेटिव सक्शन को इतना स्लो करें कि जस्ट इसमें से फिश टैंक की तरह बबल आए, ठीक है। इतने बुलबुलें नहीं आने के तूफान आए और सारा जनाब थोड़ी देर बाद सक आउट हो जाए, ये होता है, ठीक है। आप फ्लूइड डाल के जाते हैं, 20 सेंटीमीटर सेट करके जाते हैं, आप नेगेटिव सक्शन लगाते हैं बहुत तेज़, और आप 2 घंटे बाद आते हैं तो आप देखते हैं कि इसका फ्लूइड जो 20 पे था वो 5 पे पहुंच के, बाकी जो है उसका जनाब फ्लूइड को मशीन में सक करती है, ठीक है। इसकी समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? मशीन ने सक कर लिया, हाँ, मशीन सक। सर एक दफ़ा वो जो हमारे वो चार्ट्स बने हुए ना, एयर लीक, टाइडलिंग, वो भी बता दें, वो उसका क्या? हाँ, वो किस तरह से? सारी चीज़ें एक ही कसम में सीखना पड़ता है, ऐसे ये नहीं। चलो अभी देखें इसमें ना टाइडलिंग किस तरह से, अब पेशेंट को आपने ये अटैच की हुई है, ठीक है ना, ये पेशेंट पे चली गई। अब ये सिस्टम पेशेंट को लगा होगा, ठीक है। अब ये 2 सेंटीमीटर है, आपने अंडर वाटर सील जो है वो मेंटेन की हुई। अब ये वाला कॉलम जो है ना, ये मूव करता है पेशेंट की रेस्पिरेशन के साथ, ठीक है। ये टाइडलिंग है, आपकी रेस्पिरेटरी मोशन है, टाइडलिंग है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर तक फिजियोलॉजिकल होती है, ठीक है। 2 to 5 सेंटीमीटर फिजियोलॉजिकल होती है। किसी को भी चेस्ट ट्यूब डाल देंगे, नॉर्मल बंदे को अगर चेस्ट ट्यूब डाल कर देख लें तो उसकी 2 to 5 सेंटीमीटर टाइडलिंग आएगी, ठीक है ना। अब 2 to 5 सेंटीमीटर टाइडलिंग जो है, ज़्यादा अगर इससे आ रही है उसके सर्टन मीनिंग्स हैं, कम आ रही है उसके सर्टन मीनिंग्स हैं, और नहीं आ रही उसके सर्टन मीनिंग्स हैं, ठीक है। अब टाइडलिंग अगर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि प्लूरल कैविटी के अंदर रेजिडुअल डेड स्पेस बहुत बड़ी है। जब पेशेंट का पिस्टन जो है डायफ्राम नीचे जाता है तो वो इतनी एक नेगेटिव सक्शन क्रिएट करता है अंदर, ठीक है, कि कॉलम बहुत ऊपर तक जंप करता है, ठीक है। एक पेशेंट न्यूमोथोरैक्स जिसको है, आपने उसको ताज़ी ट्यूब डाली है तो उसका हो सकता है टाइडलिंग 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर जा रही है। तो जैसे जैसे लंग कम एक्सपैंड करता जाएगा, टाइडलिंग कम होती जाएगी, ठीक है। और टाइडलिंग ख़त्म होने का सबसे स्वीट जो आउटकम है वो ये है कि पेशेंट का लंग टोटली एक्सपैंड हो गया, सारे उसके जो आइज़ हैं चेस्ट ट्यूब की वो कवर हो गई हैं लंग से और चेस्ट वॉल से, ठीक है। मज़ीद कोई रेजिडुअल स्पेस रह नहीं गई, इसलिए टाइडलिंग खत्म हो गई। ये सबसे अच्छा आउटकम है। दूसरा, टाइडलिंग ना होने का आउटकम ये है कि ट्यूब आपने डाली ही ऐसी स्पेस में है कि वो मेल पोजिशन है। देखो मेरी बात सुनो, टाइडलिंग जो है ना 2 to 5 तो फिजियोलॉजिकल है। इससे ज़्यादा भी टाइडलिंग आ रही है ना किसी पेशेंट की, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पेशेंट है जिसकी जनाब 20 तक टाइडलिंग जा रही है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, ठीक है, जाने दी। एज़ फॉर एज टाइडलिंग इज़ देयर, इसका मतलब है प्लूरल स्पेस के अंदर है और काम कर रही है, ठीक है, काम कर रही है। अब लोग परेशान ये होते हैं कि टाइडलिंग कल डाली थी ट्यूब, कल टाइडलिंग थी, आज टाइडलिंग नहीं है, ठीक है। अब उसका क्या मतलब है? उसका सबसे पहला मतलब ये है कि लंग एक्सपेंड हो गया। सबसे अच्छा मतलब ये है कि लंग एक्सपेंड हो गया, मज़ीद रेजिडुअल स्पेस नहीं है और टाइडलिंग ख़त्म हो गई। इसीलिए कॉलम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ट्यूब 5 है, अगर चेस्ट ट्यूब ने अपना पर्पस सर्व कर रही है तो वो 2 to 5 मूव करेगी या नहीं करेगी? समटाइम्स करती है, समटाइम नहीं करती, ठीक है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी प्लूरा इतनी जल्दी एडहेरेंट नहीं होती, उनमें काम करती रहती है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनका हीमोथोरैक्स वो होता है, ऑलरेडी को पैथोलॉजी होती है, उनके एडियंस बनाने की जो है टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें टाइडलिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। एडियंस बन के सब कुछ ब्लॉक हो गया, टाइडलिंग नहीं आ रही, एक आउटकम ये है, ठीक। दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि ट्यूब पोजीशन चेंज हो गई है, चेस्ट से बाहर निकल गई है, स्किन के अंदर है, ठीक है। चौथा ये हो सकता है कि ट्यूब की आइज़ जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, उसके अंदर कोई क्लॉट फंस गया, ठीक है, प्लग फंस गया, ठीक है, अंदर से पस का प्लग आ गया, वो फंस गया है, ब्लड का प्लग आया वो फंस गया, तो ट्यूब की पेटेंसी ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये है आपने क्लिनिकली उसको असेस करना है। अब सबसे पहले पेशेंट को ऑस्कल्टेट करें, ऑस्कल्टेट करके देखें ब्रेथ साउंड्स हैं नहीं। अगर ब्रेथ साउंड्स कंपेरेबल हैं, दोनों साइडों की बराबर ब्रेथ साउंड आ रही है, इसका मतलब है कि पहला इंफ्लुएंस है कि पेशेंट का लंग एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अगर पेशेंट की पैथोलॉजी उधर की उधर खड़ी है, यहाँ पे थी, ठीक है ना, और साथ में जनाब ट्यूब का कॉलम नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग
रॉन्ग है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद सिस्टम। फिर आपने सिस्टम को चेक करना है कि सिस्टम सारा पेशेंट है। समटाइम्स इसको लोगों ने जनाब आर्टिक लगाई होती है, ऊपर टेप लगाई होती है कि यार बाहर निकलने की हवा ही नहीं, ये पूरा सिस्टम चौक हो गया। ठीक है, ट्यूबिंग को देखें, ट्यूबिंग कनेक्टिविटी ठीक है, दरमियान में कहीं किंक तो नहीं हुई। अक्सर पेशेंट ट्यूब के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, सुबह आते हैं ना, क्या करती है अम्मा यूँ करके ट्यूब रखी होती है, उसके ऊपर बैठी होती हैं कि वो ना हिलेगी ना एक्सेस पेन है। ठीक है ना, ट्यूब के ऊपर चढ़ के बैठी होती किंक करके। ठीक है ना, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। चौथा ये है कि किसी की क्लॉट, सारे के क्लॉट की वजह से ट्यूब ब्लॉक हुई हुई है, चेस्ट ट्यूब ब्लॉक हुई है। ठीक है, पाँचवा ये है कि पस की वजह से ब्लॉक हो गई है। ठीक है, अगर शुरू में आपने डाली है तभी ये उसका कॉलम नहीं मूव किया तो इसका मतलब है वो सही स्पेस में पहुंची नहीं। ठीक है, वो मसल प्लेन में है, एक्स्ट्रा प्लेन पड़ी हुई है, वो सही जगह नहीं पहुंची। ठीक है। अच्छा सर, यही से क्वेश्चन है कि आपने कहा कि ये ब्लॉक होगा और हमने इसको कंफर्म भी कर लिया कि हेमोथेरेपी एंट्री भी कम मिली, एक्सरे में भी कंफर्म कर दिया कि लंग एक्सपैंड ही हुआ और हमें ये सस्पिशन है कि देयर इज़ अ क्लॉट ओवर देयर। उस क्लॉट को कैसे रिमूव करना? उस क्लॉट को आपने ऐसे रिमूव करना है कि आपने टोटल जिस तरह ट्यूब डालते हुए आपने एसेप्टिक मेजर्स किए थे ना, ठीक है, उसी तरह के एसेप्टिक मेजर्स दोबारा मेंटेन करने हैं। ठीक है, सारे सिस्टम को आपने पायोडीन से वॉश करना है। ठीक है, खुद जो है वो स्टेरलाइज होना है, स्टेरलाइज होकर फिर उसके बाद आपने सिस्टम को डिसएंगेज करना है, ओपन करना है। ठीक है, अदरवाइज कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए तो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड हो, वो ठीक है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ऊपर है या नीचे है। अगर तो इसके अंदर ट्यूब में यहाँ पे आपको क्लॉट पड़ा हुआ नजर आए, जस्ट फ्लश इट। ठीक है ना, ब्लैडर वॉश सिरिंज होती है, वो लें 50 ml नॉर्मल सलाइन डालें, स्टेरलाइज तरीके से फ्लश कर लें, वो निकल जाए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जनाब चेस्ट ट्यूब को वॉश करने की जरूरत है, यू कैन वॉश चेस्ट ट्यूब एज वेल, लेकिन अंडर एसेप्टिक मेजर्स। तो वो करके तो वो जो उसका एंड होगा चेस्ट ट्यूब का, उसके आगे लगा के आप उसको पुश कर चेस्ट ट्यूब का एंड चेस्ट ट्यूब को आप फ्लश कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, लेकिन अंडर एसेप्टिक मेजर्स। अगर आपके पास एसेप्टिक मेजर्स नहीं है, डोंट डू इट। ठीक है ना, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पेशेंट तो नहीं लेके आया ना, वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो कोलिस्टीन पे पेशेंट चला जाएगा, इसमें हमारा कसूर है कि वो पेशेंट कोलिस्टीन पे चला जाएगा। ठीक है, अगर एसेप्टिक मेजर्स नहीं है, नहीं करना। ठीक है, जो हमने ये अंडर वाटर सील बनाया है, वो यहाँ से पानी हाँ, बनाया है। अंडर वाटर सील जो है ना वो इधर से बनती है। ठीक है, और ये जो सक्शन कॉलम है ना, ये इस येलो से बनता है। तो जो हम अंडर वाटर सील में वाटर डालेंगे, वही जब सक्शन अगर इसके साथ अटैच करें तो वही नहीं एयर जो कॉलम है वो नहीं, अभी डाल के देखें, वो एयर कॉलम में नहीं जाता। ठीक है, ये अंडर वाटर सील यहाँ से बनती है, अंडर तो जो आपने सक्शन कॉलम बनाना है उसका फ्लूइड यहाँ से आता है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग ही फ्लूइड रहते हैं, इनको भी ये तीनों चैम्बर अलग अलग है। ठीक है, एयर इनकी कम्युनिकेट करती है, एयर कॉलम्स कम्युनिकेट करते हैं, वाटर कॉलम्स नहीं कम्युनिकेट करते। वाटर कॉलम सिर्फ एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं, बोतल में उल्टा करना। ठीक है ना, ये देखो इसके ऊपर से जगह है, एक दूसरे से बात करने की, नीचे से जगह नहीं है। ठीक है ना, तो ऊपर से दे कम्युनिकेट, नीचे से कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे फिर तो ये वाला पानी उधर, वो वाला पानी उधर, वो वाला पानी उधर, सक्शन। ठीक है, सक्शन कॉलम जो है वो यहाँ से यहाँ से फिर। ठीक है, ये होगी, इसी समझ आ गई। ट्यूबिंग इसको शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, ये एडिक्वेट होती है पेशेंट के लिए। ठीक है ना, शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट का जनाब ब्लड इसमें आया, ये पास आई है, इसके अंदर ये कॉलम बना हुआ है जहाँ पे वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, जस्ट आस द पेशेंट के हर 10-15 मिनट के बाद उसको उठा के अंदर डाल दें, खाली कर दें, ताकि पीछे से और आ जाए। लेंथ शॉर्ट करने को फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसमें से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आउटलेट या ये सर इसको नहीं छेड़ना। ओके, ठीक है ना, ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे काम की नहीं है। ये आपके बिल्कुल काम की है। और ये यहाँ पे ये जो है ना, इसको भी कलेक्शन को आउट करने के लिए, अगर आपके पास सीरस फ्लूइड है इतना ज़्यादा आगे, सीरस फ्लूइड 2500 ml, 25 तक ये भर गया। हाँ 25 तक भर गए, तो आप यहाँ से इसको एसेप्टिक मेजर्स में यहाँ से इसको खाली कर सकते हैं। ठीक है, सिरिंज से। लेकिन एसेप्टिक मेजर, बार बार कह रहा हूँ एसेप्टिक मेजर। ठीक है ना, क्योंकि क्लोज सिस्टम है, स्टेलाइज सिस्टम है। मैलिग्नेंट प्लूरल डिफ्यूजन के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनका ये भर जाता है। ठीक है ना, फिर आप क्या करते हैं, आप यहाँ से सिरिंज लगाते हैं, आप इसमें इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले अच्छी तरह साफ़ करें और फिर इसको करें। ठीक है, रिकमेंडेबल नहीं है, ये रीयूजेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में जनाब पैसा नहीं है लोगों के पास, तो इस तरह के हमें जुगाड़ करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, चलिए इसको रखें। सर एक और चीज़ पूछी थी आपने, कहा था मुझे ट्रेनिंग होती है 2 to 5 तक वो नॉर्मली यूज़ कर रहा है, तो सर अगर किसी पेशेंट की एयर लीक हो गई है तो तब भी वो 2 to 5 तक नॉर्मली यूज़ करेगा? उसमें तो बबलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बबलिंग आएगी, एयर लीक जो होगी, जो एक्सेस एयर सिस्टम से निकल गई, वो यहाँ से बबल आउट हो जाएगी। और वो 5 से भी ज़्यादा मूव करेगा? नहीं, वो डिफरेंट हो सकता है, किसी में हो सकता है 5 पे मूव कर रहा है, किसी में हो सकता है 20 पे मूव कर रहा है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है।
अच्छा एयर लीक तो फिर बबलिंग से पहचानी जाएगी एयर लीक तो बबलिंग से पहचानी जाएगी, उसकी ग्रेडिंग होती है एयर लीक की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, वो आपको फिर कभी पढ़ा देंगे, पहले ये जो सीखने हैं वो कम से कम सीख लें, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये 2 चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद आपके पास जनाब सुचर मटेरियल होना चाहिए, जी ठीक है। आपके पास ब्लेड होना चाहिए, आपके पास लिग्नोकेन होना चाहिए, पेन किलर की तरह, नदीम भाई। आपके पास सिरिंज होना चाहिए, आपके पास डिस्पोजेबल सिरिंज, ग्लव्स होने चाहिए, पेन ड्रेप का सामान होना चाहिए, आपके पास चेस्ट इंट्यूबेशन सेट होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास पूरी हैं, यू आर गुड टू गो। आप पेशेंट को बेड साइड पे भी कर सकते हैं, थिएटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस सेटिंग में भी आप हैं आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे जी। तरीका ये होता है कि जब आपने टेस्ट ट्यूब डाल ये आपका सेट है, हमारे पास इस तरह से वार्ड में स्टेलाइज सेट होते हैं, इसके अंदर से सारी चीज़ें निकलती हैं। आपने सेट खोलना है ट्रॉली पे, ठीक है। जो भी पेशेंट के साथ ट्रॉली है जिस पे आपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं वहाँ पे आप सेट खोलेंगे, ठीक है। अब ये सेट आपने इस तरह से करके खोल दिया। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं आपने इसके ऊपर खोलते जाना है, ठीक है। आपको स्टिचेस रिक्वायर्ड हैं आपने स्टिचेस के ऊपर गिरा देने हैं, आपको ग्लव्स रिक्वायर्ड हैं आपने ग्लव्स इसके ऊपर गिरा देने हैं, आपको चेस्ट ट्यूब रिक्वायर्ड है आपने चेस्ट ट्यूब खोल के इस पर गिरा देने। अब ये इसका ऊपर वाला कवर मैंने उतार दिया, ये वाला कवर इसका स्टेलाइज होता है, इसको ऐसे ही फेंक, ठीक है। जो भी बंदा स्टेलाइज हो गया वो इसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं स्टेलाइज हूँ तो ये मैंने इसको हैंडल किया, मैंने इसको निकाल के रख दिया, ठीक है। अब और क्या चीज़ है, अब ये हमारे पास बाउल है, इसमें पायोडीन डालते हैं, ये हमारे बॉल्स हैं, ये इसमें चले गए पायोडीन के लिए। ये हमारा होल टॉवल है जो ऑलरेडी डला हुआ है पेशेंट के ऊपर, ये होल हाई टॉवल है, ठीक है। ये ऑलरेडी हुआ है, आप लोगों को बाद में नहीं चाहिए होगा प्रैक्टिस में तो आप यूज़ कीजिएगा। अब ये वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ शॉर्ट हैं चीज़ें, वो हमारे सिस्टम में जो है ना वो लॉस हो गई है, ठीक है। ये एक कैलिस क्लैंप है, ये आर्टरी फोर्सेप्स है लार्ज साइज, ये ट्यूब को डायरेक्शन देने के लिए होती है कि किस तरफ ट्यूब लेके जानी है, ठीक है। ये हो गई। दूसरा ये नीडल होल्डर है, ठीक है। इस नीडल को हैंडल करने के लिए छोटे से साइज़ का है, ठीक है। किसी भी साइज़ का हो आपके पास चलेगा। ये एक और आर्टरी फोर्सेप्स है, ठीक है। 2 से 3 आर्टरी फोर्सेप्स चाहिए होती है, 1-2 इस साइज़ की चाहिए होती है जो आपके हाथ में पूरी आ जाए। एक आध आर्टरी फोर्सेप्स आपको बड़ा होना चाहिए जो ट्यूब को डायरेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये एक और नीडल होल्डर निकल आया जो कि नहीं होना चाहिए था। ये सीज़र, बेसिक सीज़र, स्टिच कटिंग और बाकी सारी चीज़ों को हैंडलिंग के लिए। एक इसके अंदर बीपी हैंडल होना चाहिए था, ठीक है। हैंडल नाइफ हैंडल, ठीक है ना, उसको बीपी हैंडल कहते हैं ना। ये अब नाइफ मैंने इसके अंदर खोल लिया। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको जो है ना वो हाथ से ही हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर हैंडल लगाओ, शार्प है, ये इंजरी कर सकता है आपको भी, पेशेंट को भी, किसी को भी इससे जो है ना वो ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो प्रॉपर हैंडल इसमें थे सेट में, लेकिन ये कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जिस तरह चीज़ें यूज़ होती हैं तो उसमें से चीज़ें गुम हो जाती हैं, तो वो चीज़ें जो है कुछ इसमें से लॉस हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारे ये सारा चीज़ें हमारी सेटअप बन गई। ये वहाँ से ना अपना खालिद भाई वहाँ से लोकल दीजिएगा, सिरिंज और ले आओ, लोकल ले आओ, सिरिंजें ले आओ, लोकल ले आओ। ये आपका सेटअप इतना रेडी है, ठीक है। आपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर लिए जो रिक्वायर्ड हैं आपके पास हैं। अब आप लोकल एनेस्थीसिया ले लेंगे, अपनी सिरिंजेस ले लेंगे रिक्वायर्ड, और उसके बाद फिर जो है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ले, ठीक है। ये 2% लिग्नोकेन है, ये हमारी जनाब सिरिंज है, ठीक है। सिरिंज 5 cc 10 cc आप यूज़ करें, ठीक है। 2% लिग्नोकेन है, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना 1%, ठीक है। एक पेशेंट जो एडल्ट है, ठीक है, उसमें आप 2 एम्प्यूल्स ईजीली लगा सकते हैं, ठीक है। प्लेन के 4 एम्प्यूल्स लगा सकते हैं विद एड्रेनालिन, ठीक है, इजीली सेफ लिमिट में। अगर 2 से ज़्यादा जा रहे हैं ना प्लेन के, तो इसका मतलब है कि यू कैन कॉज प्रॉब्लम। 2 से ज़्यादा नहीं लगाने, तो उसके हल ये है कि आप 2% को 1% में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2% आपके पास 20 ml इंजेक्शन है, 2% लिग्नोकेन, उसमें आप 20 ml और डाल लें नॉर्मल सलाइन, उसको 1% कन्वर्ट कर लें, आपको 40 ml जो है लोकल है और 40 ml बहुत है, ठीक है। विद अगर तो आप विद एड्रेनालिन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी डोज जो है वो सेफ्टी डोज डबल हो जाती है। अगर आप प्लेन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी डोज जो है वो सेफ्टी हाफ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड में डिसेमिनेट जल्दी होता है विदाउट एड्रेनालिन, ठीक है। तो आप अगर मोस्टली हॉस्पिटल में विदाउट एड्रेनालिन अवेलेबल होता है, ठीक है, तो आपने 2 एम्प्यूल्स लेने एडल्ट में, बच्चे में नहीं, ठीक है। 2 एडल्ट में 2 एम्प्यूल लेने, उन 2 एम्प्यूल्स को आपने डाइल्यूट करना है 100% और उसको आपने 1% में कन्वर्ट कर देना है। अगर इस सिरिंज के अंदर आपने 5 cc बोली है ना, तो 5 cc और डालें,
ठीक है, ये 1% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 cc वाली सिरिंज है आपके पास, आपने 10 cc डाल ली है उसमें लिग्नोकेन, तो उसको 20 बना लें, नॉर्मल सलाइन 10 और डालें तो वो 1% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना आपने लिग्नोकेन लिए उतना ही आप नॉर्मल सलाइन ले लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 1% में। ठीक है, 1% बना लें ताकि आपके पास वॉल्यूम इतना हो कि पेशेंट को अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर भी पेन स्टार्ट हो जाए तो आप दोबारा लिग्नोकेन। ठीक है, अब आपने जो है अपना इंजेक्शन फिल कर लिए, पहले से सारे तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि जब वो पेशेंट को पेन स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। ठीक है, तो अगर मोस्टली हमारी पल्लों में तो प्रैक्टिस हम लोग भी डाइल्यूट करते होते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। मेरी बात सुने, वॉल्यूम डाइल्यूट करने में फ़ायदा है। ठीक है, जब आपका पेशेंट होगा इस तरह का जिसको आपने पहले 2 एम्प्यूल लगा दिए हैं, ठीक है, और पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, मतलब टारगेटेड लगाएं। आपने कंसीडर किया कि यार मैंने ना इसको ना 4th इंटरकोस्टल स्पेस में ट्यूब डाल दी, ठीक है, आपने 2 एम्प्यूल लगा दिए 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, आपने अंदर फिंगर डाली, आगे लंग स्टक है, ठीक है ना, लंग आपको स्पेस ही नहीं दे रहा, अब आप कहाँ डालेंगे? बस स्पेस चेंज करेंगे ना, ठीक है ना, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे कहीं तो जाएंगे ना, आप उसको देंगे क्या? लिग्नोकेन की तो पूरी डोज दे नहीं लगा सकते ना आप, 2 एम्प्यूल तो आपने उसको ऑलरेडी लगा दिए। अब आप उसका एक ही काम है कि आप उसका प्रोसीजर पोस्टपोन करेंगे, ठीक है ना, सुबह डालनी थी अब शाम को डालेगी उसको ट्यूब, ठीक है, तो क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ ना। ठीक है, तो बेहतर है कि डाइल्यूट कर लें। ठीक है, हाफ पहले दे लें जब आप कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़े आपके पास कम से कम इन हैंड हाफ तो हो ना, या दोबारा देना पड़ जाता है किसी मरीज को। ठीक है, तो अगर 2 पहले लगा दिए तो फिर बाद में तो नहीं लग सकते ना। ये हो गया। ये है ये प्लेट और जो हमें एड्रेनालिन के साथ मिक्स मिलता है उसको 4 एम्प्यूल से ज़्यादा मिक्स नहीं मिलेगा। Is it safe to give with adrenaline during just और उसको भी उतना ही डाइल्यूट करना है जितना हम प्लेट को कर रहे हैं, 5 cc 1%। 1% यूज़ ऑलवेज 1% मोर देन इनफ है, 1% से ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि एम्पाइमास में या फिर किस तरह की जिसके चेस्ट की स्वेलिंग हुई हुई है उसमें तो वैसे ही उसने काम नहीं करता। ठीक है, अब ये सारा आपका सेटअप रेडी है। अब आपने पेशेंट का प्रिकॉशंस ये है कि आपके पेशेंट जो है वो इस तरह की जगह में हो जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, प्रोसीजर रूम हो, बेड साइड पे हो, तो कॉरिडोर आपको अटेंडेंट इररेलेवेंट लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, पेशेंट को पल्स ऑक्स अटैच होना चाहिए, रेसिस्टेशन का सामान आपके पास होना चाहिए, और आपके पास एडिक्वेट हेल्प होनी चाहिए कि कोई रश करना पड़े, कोई मसला हो तो आप जनाब उसको कैटर कर सकते हैं। ठीक है, सेचुरेशन और हार्ट रेट ये 2 चीज़ें मिनिमम भी आपने लानी है। ठीक है, सेचुरेशन और हार्ट रेट की मॉनिटरिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब ये पेशेंट है, आप नर्स को एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को आप IV मेंटेन कर दें, उन्होंने IV मेंटेन कर दी, आप उसको एडवाइस करेंगे इसको IV एनाल्जेसिया दें, प्रोसीजर से 10-15-20 मिनट पहले IV एनाल्जेसिया अवेलेबल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ट्रोमाडोल, टोराडोल, प्रोवैस, जो भी आपके पास अवेलेबल, डाइक्रोलार, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लगा दें। ठीक है, IV एनाल्जेसिया भी हो गया, अब आपने देना है लोकल एनाल्जेसिया। ठीक है, पेशेंट की जो है ये साइड इसको आपने करना है पेंट, नीम भाई ने पहले ही उसको पेशेंट को जो है वो कवर किया हुआ है, तो हम जो है ना उसी कवर के अंदर आपने पायोडीन देनी, ये किया पायोडीन, ठीक है, सोप किया, सोप करके सर्कुलर मोशन में, ठीक है, जिस जगह आपने डालनी है वो सेंटर होना चाहिए, यूं करके यूं और यूं, ये आपने उसको पेंट कर दिया। ठीक है, एडिशनल एरिया पेंट कर दिया, एक दफ़ा हो गया, इसको फेंक दिया, फिर दोबारा लिया, दूसरा गाज दूसरे गाज से फिर कर दिया। ठीक है, लेट इट स्टे देयर। ठीक है, एयर ड्राई होने दें, एयर ड्राई हो गया, उसके बाद आप उसके ऊपर होल टॉवल डाल दें। ठीक है, होल टॉवल आपने डाल दिया, अब आपने क्या करना है, अगला आपका है पैल्पेशन का काम। अब आपने अपने ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन करनी है कि ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी है किधर। ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड और लेवल ऑफ द निपल, ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी है इसके दरमियान। ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड और नीचे ट्रायंगल ऑफ ये निपल, लेवल ऑफ निपल। ठीक है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस मोस्टली। ठीक है ना, तो इसके दरमियान जो ट्रायंगल बनती है, दिस इज़ द सेफेस्ट ट्रायंगल। स्टैटिस्टिकली इसमें सबसे कम इंजरीज हुई हैं, करने को लोग इधर से भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे आपको ट्यूब डालनी पड़ती है, डोंट डू इट इन ट्रॉमा सेटिंग। ठीक है, डोंट डू इट इन सेटिंग जहाँ पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड गाइडेंस है और यू आर स्किल्ड इनफ कि आप उसको कर सकते हैं, डू इट। ठीक है, अगर आप एमरजेंसी सेटिंग में बैठे हुए हैं और आप उसको टी-शर्ट ट्यूब डाल दें, कमर में नहीं बनती। ठीक है ना, नीमोथोरेक्स का पेशेंट आया है, सिंपल नीमोथोरेक्स है, सामने ट्यूब डाल सकती है, आप इधर डाल दें, आप ब्रेस्ट में डाल दें, नहीं बनती। ठीक है ना, आप एंटीरियर क्लेविकल लाइन में डाल दें, नहीं बनती। ठीक है ना, आपने ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी को ही। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं ट्यूब डालने की इंडिकेशन बन रही है,
सी कि आप स्किल्ड इनफ हैं, डाल सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन हैंडल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं ज़रूर डालें, अगर नहीं कर सकते तो ना डालें, ठीक है। जस्ट रेफर दैट पेशेंट टू समवन हु कैन डू, ठीक है, हु कैन हैंडल द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब ये हो गया ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन कर ली। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये वाइट लाइन और ये निपल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। पेशेंट का सर किधर है, पेशेंट का सर ऊपर है, टांगे किधर है, टांगे नीचे हैं, तो इसकी सब कोस्टल ग्रूव किधर होगी, रिब्स के नीचे, सब कोस्टल ग्रुप नीचे है, ठीक है। इंटरकोस्टल बंडल जो है वो नीचे है, न्यूरोवास्कुलर बंडल रिब के नीचे है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये लेट से हम कहते हैं कि ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, इसको आपने हिट करना है, ठीक है। तो इस पूरी स्पेस को आपने एनेस्थेटाइज कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले वो स्किन में लगाना है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाना है, फिर उसके बाद मसल प्लेन में जाना है, फिर इंटरकोस्टल में जाना है, फिर प्लूरा में जाना है। अच्छा, ये अब स्पेस है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, इसमें हमने लगानी है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम स्किन को हम एनेस्थेटाइज करेंगे, स्किन में लोकल लगाएंगे, ठीक है। ये आपने लगा दिया, अब नेगेटिव सक्शन देंगे, नेगेटिव सक्शन देके 2 cc इसमें इंजेक्ट कर देंगे, ये ब्लैब बन गया, स्किन हो गया, ठीक है। पूरा उठा लेना है ऐसे स्किन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इससे एक स्पेस एक लेवल नीचे डीप चले जाना है, ठीक है। ह्यूमंस में जो है वो सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज़्यादा होती है, उसमें लगाना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चले जाना है, फिर नेगेटिव सक्शन देनी है, फिर उसमें लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जनाब इंटरकोस्टल्स में चले जाना है, वहाँ लगाना है, ठीक है। ट्राई टू स्टे एट द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब, ठीक है, लोअर बॉर्डर पे नहीं जाना। आप इस बॉर्डर के अपर रिब के अपर बॉर्डर पे लगा देंगे तो वो प्लेन्स जो मसल के हैं वो पूरे लेंथ में होते हैं, उसके अंदर चलते हैं, ठीक है। इस पर आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऊपर वाली रिब के नीचे वाले बॉर्डर पे लगाएंगे तो एक टाइम पे आप आर्टरी को हिट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो ऐसे ही नेगेटिव सक्शन देंगे तो ये ब्लड से भर जाएगी, वहाँ पे नहीं लगाना, ठीक। फिर उसके बाद एक जगह आएगी जहाँ पे आप सुई अंदर मजीद डालेंगे तो आपको इस तरह की एयर आनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि ऑलरेडी प्लूरल स्पेस में चले गए हैं, मजीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, आपने लोकल लगा दिया। नाउ स्टे फॉर 5 to 10 मिनट, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लें, पेशेंट के साथ बातें करें, उसको इंगेज करें बातों में, ठीक है, ताकि उसका इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। एक दफ़ा जब इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, आपने पेशेंट को इस तरह से आर्टरी से देख लिया, पिंच करके कि भाई उसको पता नहीं लग रहा, पर वो पूछने की ज़रूरत नहीं है उससे कि दर्द हो रहा है। आप पिंच करेंगे, पेशेंट को दर्द हो रहा है, वो बता देगा आपको दर्द हो रहा है, ठीक है ना। आपने पिंच किया, उसको दर्द हुआ, आप थोड़ा मजीद वेट कर लेंगे। आपने पिंच किया, पेन नहीं हो रहा तो देन नाइफ लेंगे। अब आपने क्या करना है, इंसिजन इस तरह से देना है कि जो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिब्स हो, ठीक है। ह्यूमंस की जो रिब्स होती हैं वो स्लैंटिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड होती है, इस तरह होती है रिब, तो आपने इंसिजन देना है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिब, ठीक है। इस तरह नहीं देना, इस तरह नहीं देना, ऊपर की तरफ नहीं देना, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिब। जब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिब आप इंसिजन देंगे, आपकी डायसेक्शन भी ईजी हो जाएगी, आपकी ट्यूब की प्लेसमेंट भी ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने एक ये देखिए, मैं इसकी रिब को पैल्पेट कर रहा हूँ, इसकी रिब्स जो है ना पेशेंट की थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही हैं ऐसे, ठीक है, सारी बात है। अब मैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिब मैंने एक इंसिजन दे दिया, और इंसिजन इतना देना है कि आपकी कम से कम अपनी लिटिल फिंगर तो चली जाए ना उससे, इससे छोटा इंसिजन देने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आपने इंसिजन दे दिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आर्टरी क्लैंप लेना है। आपने आर्टरी क्लैंप लेना है, आर्टरी क्लैंप आपने इस साइज़ का लेना है कि जो आपके अपने हाथ में फिट होता हो, ठीक है। इतना बड़ा नहीं लेना कि जनाब वो इतना बड़ा हाथ से आगे निकल रहा, उसको कंट्रोल नहीं होगा। ये 2 फिंगर्स में इसको पकड़ा, ये उंगली रखी है आपने यहाँ पर, ठीक है। अब आपने रिब के अपर बॉर्डर को फील कर देना है, ये मैं फील कर उंगली लगा के देखें अपर बॉर्डर रिब का, ये अपर बॉर्डर, तो अभी देखें अपर बॉर्डर रिब देखें, ये अपर बॉर्डर रिब है, हाँ ये ऊपर वाली रिब का नीचे वाला बॉर्डर है, ये नीचे वाली रिब का अपर बॉर्डर है, ठीक है। मैंने अपर बॉर्डर पे हिट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कैलिस क्लैंप को लूँगा, आर्टरी क्लैंप को मैं इस तरह से रखूँगा कि ये मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँ, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे नहीं स्प्लिट करना, डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर यस, डायरेक्ट ऑफ मसल फाइबर ऐसे हैं, आपने ऐसे नहीं करना, आप ऐसे करेंगे ना तो आप इंटरकोस्टल फाड़ देंगे, ठीक है। इंटरकोस्टल आर्टरी की इंजरी हो जाएगी, नर्व क्रश हो जाएगी, ठीक है। और जिग जैग में नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में आपने स्प्लिट करना। आप यूँ रखी, यूँ स्प्लिट करें, ठीक है, मजीद यूँ ही स्प्लिट करें, ऐसे नहीं करना कि एक दफ़ा यूँ किया, एक दफ़ा यूँ किया, एक दफ़ा यूँ किया, एक दफ़ा यूँ किया, वो इतने जिग जैग फाइबर्स अंदर हो जाते हैं कि उसमें से ट्यूब जाती नहीं, ठीक है। एक डायरेक्शन में आपने इसको स्प्लिट करना है इस तरह, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप ऊपर रिब पे फील कर रहे होंगे, आपको एक टफ टिश्यू फील होगा, ठीक है। ये प्लूरा होती है, थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको पॉप इन करना है, ठीक है। ये हाथ मेरा यहाँ रखने का, फिंगर पहले बताने का मकसद ये था कि जब ये अंदर जाएगी तो इट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस। बड़ा आर्टरी क्लैंप होगा, जब आप डाल रहे होंगे तो ये इतना अंदर चला जाएगा चेस्ट के अंदर, ये कैन कॉज एनीथिंग, ठीक है ना, लंग इंजरी, हार्ट इंजरी, वेस्कुलर इंजरी, लिवर इंजरी, डायफ्राम इंजरी, ये कुछ भी कॉज कर सकता है, ठीक है। इतना बड़ा क्लैंप, ठीक है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अब
कंट्रोल नहीं बन रहा, आप इसको आगे से पकड़ लें ऐसे करके, हाथ रख लें इसके ऊपर, ठीक है। अब ये प्लूरा है, नीचे गया, मैं प्लूरा को मैंने पॉप किया, जस्ट पॉप। ह्यूमंस में इतना टफ प्लूरा नहीं होता, इतनी साउंड नहीं आती, लेकिन फील आती है पॉपिंग की। जब ये पॉप हो गया, वहीं पे आपने इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है। जब स्प्लिट हो गया, इतनी जगह बना लें कि आपकी फिंगर चली जाए। अब आपने क्या करना है, लिटिल फिंगर को अंदर लेके जाना है। अब ये इधर से देखें, ये देखें, ये देखें मेरी फिंगर अंदर चली गई है। अब मैंने इस फिंगर को चेस्ट वॉल के साथ ऐसे स्वाइप करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्वाइप करना है। सही। अब मैं ये देखो, ये लिवर टच हो, हाँ ये लंग भी टच हो रहा है। मैं अगर फिंगर को यूँ करूँगा ना तो ये लंग के अंदर जाएगी, और लंग पे अगर स्टक होगा तो ये नहीं उतरेगा। जो मैडम ने पहले बात की थी उसका लंग जुड़ा हुआ था, आपने हाथ डाला यूँ, ठीक है, आपको लगा कि यार ये लंग जुड़ा हुआ है, आप फिंगर को यूँ करें, आप यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, नीचे जगह बनाओ, ठीक है। एक टाइम आएगा रिब केज के साथ, हाँ रिब केज के साथ साथ, रिब केज के साथ साथ ऑल अराउंड आपने इस तरह करके इसको स्वाइप करना और स्पेस बना लेनी है, लंग को पुश कर देना, ठीक है, एडहेजन्स जो है उनको ब्रेक कर देना, ठीक है। आपने इतनी स्पेस बना लेनी है कि आपकी ट्यूब चली जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ भी इसी तरह ऊपर की तरफ ऑल अराउंड स्पेस बना लेनी है, लंग को फ्री कर लेना है प्लूरा से, ठीक है। अब ये आपने फ्री कर लिया, अब आपको पता है कि जनाब नीचे लंग नहीं है, ठीक है। अब आपने लेनी है अपनी चेस्ट ट्यूब। अब चेस्ट ट्यूब को लगाना है आपने एक आर्टरी क्लैंप, जो एडिक्वेट साइज़ का हो, जो ट्यूब को डायरेक्शन देने में मदद करे। चेस्ट ट्यूब को आर्टरी क्लैंप हमेशा इस तरह लगाना है कि इसका कर्व आप यूज़ कर सकें। कुछ बुक्स और कुछ वीडियोस ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी शो करती हैं, लेकिन इसमें आप इसका आर्टरी का कर्व जो है वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। आपने इसको ऐसे लगाना है, ऐसे, ठीक है, हमेशा ऐसे लगाना है ताकि इसका कर्व जो है ना आर्टरी का, वो आप यूज़ कर सकें अलॉन्ग द चेस्ट वॉल जाने के लिए, ठीक है। आर्टरी क्लैंप आपने इस तरह से लगाना है, इसका कर्व ऐसे नहीं होता। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे डालने की कोशिश करते हैं, मुश्किल होती है, नहीं जाती, ठीक है ना। आपने इसको यूँ लगाना है, ये यूँ, ठीक है, यूँ लगाना ताकि इसका जो कर्व है ना आर्टरी का, उसको आप यूज़ कर सकें इसको डायरेक्ट करने के लिए अलॉन्ग द चेस्ट वॉल। आपका जो टारगेट है ना वो ये है कि आप यूँ जाएँ और आप यूँ मोड़ काट लें, ठीक है। अगर मैंने इसको यूँ पकड़ा होगा ना, यूँ, पहली बात ये यूँ जाएगी नहीं अंदर, जब जाएगी तो फिर ये मोड़ नहीं कटेगी, ठीक है ना। ये सीधी जाएगी, यूँ जाएगी, इसको कैसे मोड़ कटेगी, ठीक है। जब ये यूँ है, ये कैसे मोड़ काटेगी, जब ये इसके अंदर होगी ना, इसके अंदर होगी तो ये ऐसे करके मोड़ काटती है, ठीक है। इसका अपना जो कर्व है वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। यूँ आपने क्लैंप लगाना। अब मैं क्या करूँगा, मैं फील करूँगा फिंगर से अंदर सारा मैंने उतार लिया रंग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूँ लेके आऊँगा अंदर ट्यूब को। अब लेट्स सपोज के ये हेड एंड है, मैं इसको एपिकली डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अंदर से देखते हैं कि ये जाएगी जैसे, ये देखो ये आई अंदर, ये आई अंदर और ये जा रही है, ठीक है। आपने यूँ नहीं जाना, आपने यूँ नहीं जाना, यूँ नहीं जाना। यूँ लंग की इंजरी होगी, हार्ट की इंजरी होगी, डायफ्राम की इंजरी होगी, किसी भी चीज़ की इंजरी होगी, देखिए बहुत करीब होती है, उतनी जगह नहीं होती चेस्ट के अंदर, सब चीज़ें करीब करीब पड़ी। आपने क्या करना, ट्यूब डालनी है, इसको डायरेक्ट करना है इस तरह से अलॉन्ग द चेस्ट वॉल, ऐसे, ठीक है। जब ये इतनी चली जाएगी, पकड़ के रखना इसको, हाँ चेस्ट को पकड़ के रखना। जब ये इतनी चली जाएगी फिर आप अपना क्लैंप को डिसंगेज करें और क्लैंप को पीछे की तरफ खींच लें, उधर लपसा हुआ दिखाएंगे, ठीक है। अब आप क्लैंप को डिसंगेज किया, आपने इसको निकाल लिया, अब आप ट्यूब को पुश कर दें आगे की तरफ, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन अचीव हो जाएगी। अगर आपने ट्यूब नीचे की तरफ डालनी है, वो नीचे को चली जाएगी, ऊपर डालनी है, ऊपर चली जाएगी, पीछे को डालनी है, पीछे चली जाएगी, आगे डालनी है, आगे चली जाएगी। यू कैन डायरेक्ट इट, राइट, ठीक है। लेकिन मैसिव न्यूमोथोरैक्स में डायरेक्शन नहीं मिलती, क्यों? आगे स्पेस इतनी पड़ी हुई, जब भी आप ट्यूब डालेंगे उसकी मेमोरी ये है कि उसने सीधा होना, तो वो सीधा फॉल करेगी और उसके बाद वो डायरेक्शन खुद ही अचीव करेगी जब लंग एक्सपैंड करेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के केसेस, जिस तरह के पल्मोनोलॉजी वाले देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस, उसमें डायरेक्शन अचीव की जा सकती है, क्योंकि उसमें लंग नीचे सपोर्ट दे रहा होता है, डीएन सपोर्ट दे रही होती है, तो आप एपिकोस्टीरियर, ठीक है ना। आपका पेशेंट है, ये उसकी फ्रंट है, ये उसकी, ये आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो यूँ जाए और ऊपर की तरफ यूँ चली जाए, सेफ है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पीछे चली जाती है, आगे चली जाती है, इधर चली जाती है, तो कोई मसला नहीं है। फिशर में नहीं होनी चाहिए, लंग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिशर में जब होगी स्कैरीज ब्लॉक हो जाएंगे, लंग में होगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मेजर ट्रॉमा करता है, ठीक है। इस लेवल तक हमने, हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपने स्किन की थिकनेस जो है ना अचीव करनी है। अब ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है लास्ट आई से, ये 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लास्ट आई, ठीक है। अब यहाँ से आपने करना है 4 to 6
6 to 8 अडल्ट्स में सेफ़ होती है, ठीक है, ये सेफ़ होती है। लेकिन एक पेशेंट है जिसमें आप फिंगर डाल रहे हैं कि उसकी फिंगर आपकी चेस्ट की वॉल की थिकनेस इतनी है, इतनी उसकी फैट है, डेफिनेटली इतनी तो स्किन में ही रह जाएगी। अगर उसकी आपने 2 पे कर दी है तो आप जब एक्सरे कराएंगे उसकी आइज़ बाहर पड़ी होगी, ठीक है। ये अब आपने पेशेंट टू पेशेंट जो है ना वो खुद डिटरमाइन करना है कि इसमें कितनी जानी है, ठीक है। एक पेशेंट है जिसकी 2 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस है, अगर आपने 4 पे रख के उसको टाई किया तो इसका मतलब है कि आई 2 सेंटीमीटर अंदर है चेस्ट के अंदर। एक पेशेंट है उसकी जनाब 6 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस है, तो ये कंसीडर कर लें कि उसकी इतनी तो वॉल में पड़ी होनी है, इसका मतलब उसकी 12 पे होगी तो फिर ये आई अंदर होगी, ठीक है। अब ये आपने पेशेंट खुद ही डिटरमाइन करना है कि कितनी इसके अंदर डाल सकती है। अगर आप डायरेक्शन ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं तो इट विल गो डाउन। अब कुछ लोग कहते हैं कि यूँ करके मेजर कर लें कि यहाँ से ये मेजर कर लें कि मीडियम को इसका फासला कितना है, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जब आप उसको प्रॉपरली डायरेक्ट करते हैं ना तो वो ट्यूब स्पेस में सही जाती है। जब आप यूँ डालते हैं तो फिर आप डालते भी यूँ हैं, वो किसी न किसी चीज़ की इंजरी कर लेती है। कभी यूँ नहीं मेजर करना, कभी यूँ डायरेक्ट नहीं करना है, हमेशा इसको यूँ डायरेक्ट करना है, यूँ डायरेक्ट करना है, पीछे की तरफ डायरेक्ट करना है, आगे की तरफ डायरेक्ट करना है, इसको सीधा यूँ मीडियम की तरफ डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। अब ये आपने डिटरमाइन करना है कितने पे पेशेंट को रिक्वायर्ड है। अगर तो मोटा पेशेंट है तो आपने 12-14 पे इसको टाई करना है। अगर थिन लीन पेशेंट है और ट्यूब अंदर चलेगी, ये कॉलम मूव कर रहा है, 6 to 8 पे आपने टाई की हुई है, दैट इज़ फाइन। 10 पे टाई की हुई है, फाइन। बहुत ही ओबीज पेशेंट है, इतना मोटा पेशेंट है कि आपकी फिंगर मुश्किल से उसकी पूरा स्पेस तक पहुंची थी, उसमें आपने कोशिश करनी है कि वो 14 to 16 हो, क्योंकि उसकी चेस्ट वॉल की थिकनेस ही इतनी है, ठीक है। 6 to 8 इज फाइन, ठीक है ना। ये आपको डिटरमाइन करेंगे पेशेंट को किस तरह, ठीक है। अब ये आपने डाल दी, ये जनाब ट्यूब लेट से हमने इस तरफ करके डाल दी, ये ट्यूब डलेगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने स्विचर मटेरियल लेंगे। 2 चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, प्रोलीन भी यूज़ हो सकता है, सिल्क भी यूज़ हो सकता है। एब्जॉर्बेबल ना यूज़ करें, प्रोलीन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा दिन रह जाता है, ठीक है, और इन्फेक्शन भी कम होती है, ठीक है। आपने क्या किया, अब आपने ये लगाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लगाना है। तो भाई ये देखें, ये है, ये अब आपकी स्लिट बनेगी। आपने इसको वर्टिकल मैट्रेस लगाना है, यूँ आपने नीडल लेके आनी है और नीडल आपने यूँ आगे से निकाल लेनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसकी हीमोस्टेसिस भी हो जाएगी, एरोस्टेसिस भी हो जाएगी, एयर भी नहीं निकलेगी और ब्लड भी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये आगे नीडल आगे से कोई मुझे असिस्ट करेगा इस पर, थ्रेड, हाँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको, कुछ लोग पस्टिंग लगा देते हैं, इधर से गुजार के इधर से लगा देते हैं, उसमें क्या होता है पूरा पैच जो है ना वो निक्रोज हो जाता है स्किन का, ठीक है। क्या करने पे पस्टिंग निक्रोज हो जाता है? यहाँ से निकालना है? स्किन निक्रोज हो जाती है, दरमियान में जाती है, ठीक है। अब आपने हाँ कोशिश ये करनी है कि आप एक साइड पे लगाएं। ये मैंने एक इधर से गुजार के इधर से निकाली। अब मैं क्या करूँगा, इसके इस बॉर्डर से लूँगा, ठीक है। ये बन गया वर्टिकल मीटर, ठीक है। जो सर्जन्स हैं उनको इस चीज़ की जल्दी समझ आ जाएगी, जो मेडिसिन के हैं उनको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा आपने क्रिटिकली देखना है, ठीक है। अब ये आ गया, मैं क्या करूँगा, इसकी इतनी एडिक्वेट लेंथ ले लूँगा कि ये इस पर भी मैंने टाई करनी है, तो ऑलमोस्ट पूरा धागा लग जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक नॉट टाई करें, ठीक है, एक नॉट और टाई करें, दैट इज़, इससे ज़्यादा टाई करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मिजेंट्री नहीं बनानी, कुछ लोग होते हैं इतनी मिजेंट्री बनाते हैं। चेस्ट ट्यूब में नेवर डू मिजेंट्री, क्योंकि मिजेंट्री की वजह से चेस्ट ट्यूब जो है 2 of 4 मूव करेगी, जब वो मूव करेगी वो पेन करेगी। चेस्ट ट्यूब जितनी स्नग फिट होगी उतनी सही होगी, उतना कम पेन करेगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके लॉन्ग जाना है, ठीक है। इसको काट दें, कोई है चीज़, चलो इसको काट सीजर थी चलो इसको काट दें। काटने का और तरीका, अगर आपको कोई सीजर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसको पकड़ के इससे अपना नीडल होल्डर से आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे तो ये टूट जाएगी, ठीक है। इससे भी किया जाता है, पाकिस्तान में अक्सर ही सीजर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपने ये किया, इसके गिर्द एक ऐसे करके, अब आपने क्या करना है, इधर नॉट्स देनी है। अच्छा ये नॉट्स देनी है, देखें इसमें ना एक छोटी सी ना वेस्ट बनी चाहिए। अगर ट्यूब की वेस्ट बनी है इसका मतलब है कि एडिक्वेट आपने उसको टाइट कर दी। तो मैंने टाइट की, छोटी सी वेस्ट बन गई है। अब जब ये वेस्ट बन जाएगी ना तो फिर ये स्लिप नहीं होगी, इसमें जो उसके ऊपर एक इंडेंट आना चाहिए, थोड़ा सा इंडेंट आना चाहिए, डेंट आना चाहिए, ठीक है, हल्का सा इंडेंट आना चाहिए, ये होगा। फिर इसी जगह पे मजीद आगे, ठीक है, दो, हाँ ट्यूब के ऊपर इंडेंट आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप बेल्ट बांधते हैं ना पेट में एक बढ़ जाता है, ठीक है ना, वेस्ट बन जाती है, तो इस तरह से आपने इसकी भी वेस्ट बना लेनी है, ठीक है। अभी देखिए मैंने इतना ये बांध दिया ना, और तीसरी दफ़ा फिर मैंने इसको सिक्योर कर दिया, अब ये नहीं जाती, ठीक है ना। इसके साथ सर कहते हैं तो काका भी लटका दो ना, ये नहीं निकलेगी, ठीक है। वो पेशेंट सुबह डलवा के जाता है ट्यूब, जनाब आधे घंटे बाद फिर आ जाता है, वो पाँव आ गया जी बोतल के ऊपर, तो नाली निकल गई। वो इस वजह से निकलती है कि हमने इसको सही तरह से टाइट नहीं किया था।
अब ये देखें, आप इसको हाथ फेर के देखें, इसके ऊपर कोरिगेशन बन गई है, ये देखें। इतना टाइट नहीं करना कि वो बंद हो जाए, और इतना लूज भी नहीं छोड़ना कि वो बिल्कुल स्मूथ हो। हाथ लगा के देखें, तो भाई हाथ लगाएं, ये देखें, ये कोरिगेशन बन गई, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, फिर इसको कट कर देना है, ये कट हो गया। फिर आपने क्या करना है, ड्रेसिंग लेनी है। ड्रेसिंग करने का तरीका हमने डिवाइस किया हुआ है कि इस तरह से है, दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे स्टे नहीं होता। ये होता है कि आपने अगर आउट करनी है तो पहले ही समटाइम्स लोग स्टिच लगा देते हैं, ठीक है। एक पस्टिंग यहाँ से गुजार के यहाँ से पस्टिंग लगा देते हैं कि जब आउट करनी है तो वो यूज़ हो जाएगा। स्टिच बनानी है, एक दरम्यान से कट लगाना है, ठीक है। ये नदीम भाई ने हमें सिखाया है, यूँ करके यूँ रखना है इसके ऊपर और स्टिकिंग लगा देनी है, ठीक है। और इसको यहाँ से कट करके आपने 3 चैम्बर बॉटल के साथ अटैच कर देना है। इसके अंदर से कनेक्टर निकला था, जो स्मॉल बोर की बॉटल्स होती हैं उनमें कनेक्टर आता है, ठीक है। जो 32-36 की होती हैं उनमें कनेक्टर नहीं आता, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी उसके साथ कंपेटेबल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब छोटे बोर की कैथेड ट्यूब है तो आप इसको कनेक्टर को निकाल देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट के इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दैट इज़ फाइन, हो गया जी। आ जाए अब आप लोगों की बारी, ठीक है। यूँ उसको जो है पेशेंट को कर लें। इजी ड्रेन का बता देंगे वो भी सर मैं हैंड्स ऑन कर लो, ज़्यादा ज़रूरी है। इजी ड्रेन का बता दें। यस, इजी ड्रेन सिस्टम जो है ना, ये सर्जरी में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ट्रॉमा में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ रोल वहाँ पे आता है जहाँ पे पेशेंट ट्राइबल है, पेशेंट की डिजीज़ ऐसी है कि बड़े लंबे अरसे तक रहनी है, पेशेंट को आप मिनिमम पेन और मिनिमम काम करना चाहते हैं। एक स्टेज 4 लंग कैंसर का पेशेंट है, स्टेज 4 प्लूरलिफियन है, ठीक है ना। आप चाह रहे हैं कि यार उसको ड्रेन कर दें, थोड़ी थोड़ी ड्रेन होती रहे, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, तो इस स्मॉल बोर कैथेटर्स जो है ना वो डाले जाते हैं, ठीक है। पिगटेल कैथेटर भी हो सकता है, सार्डिंगस टेक्निक से जो डलता है, इजी ड्रेन कैथेटर भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक ड्रेन है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों खतरनाक है। की वजह से इसकी सबसे जो सेफ ड्रेन है ना, वो ये ड्रेन है विद ओपन टेक्निक, प्रोकार के साथ में, प्रोकार भी ड्रेन है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रेन है, वो ये है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न आपको प्रोकार। अगर आप इसका ये देखें, इतनी बड़ी सुई और इतना शार्प एज, ठीक है ना। ये आप जब डाल रहे हैं, ठीक है, और आपने इंटरकॉस्टल वेसल को इससे अगर पंक्चर कर दिया है ना, तो वो ब्लीड कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। शार्प है, ठीक है। ये आपने डाला, एक्सेसरी इंटरकॉस्टल जा रही होती 10% पेशेंट्स में, जो कि इधर नीचे तो होती है, दूसरी रिप के ऊपर भी एक इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है, उसको एक्सेसरी इंटरकॉस्टल आर्टरी 10% पेशेंट्स में होती है। अब आप क्या, आप अपनी तरफ से तो बड़ा सेफ जा रहे हैं कि यार मैं नीचे से जा रहा हूँ, इधर एक्सेसरी पड़ी हुई थी। जब आप ओपन टेक्निक से डाल रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को स्प्लिट कर रहे हैं, यू आर नॉट कटिंग एनीथिंग। तो उसमें क्या है, मसल स्प्लिट होते हैं, जो वेसल्स होती हैं और बाकी नर्व टिश्यूज होते हैं वो नहीं कटते, वो साइड पे हो जाते हैं, आसे पासे हो जाते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह कोई शार्प चीज़ लेके जाते हैं ना, जब शार्प चीज़ जाती है तो क्या होता है, वो शार्प चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर से गुजरती जाती है, अब वो हर चीज़ को काटती भी जाती है। तो ये ट्रोकार जो है इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। अगर आपने डालनी है स्मॉल बोर, गो फॉर पिगटेल कैथेटर, सार्डिंगस डाल दें, CVP डाल दें, ठीक है ना। ये डेंजरस है, ठीक है। इफ़ यू कैन हैंडल द कॉम्प्लिकेशन की नीमोथोरेक्स हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया, पेशेंट को इंटरकॉस्टल आर्टरी उड़ गई है, यू हैव द फैसिलिटी कि उसकी वैट्स हो सकती है तो फिर डाल दें। अगर यू डोंट हैव अ फैसिलिटी कि वैट्स नहीं हो सकती तो फिर डाल दें, ठीक है। गो फॉर दिस, ये 24 की डाल दें, 18 की डाल दें, ठीक है ना। दिस इज द सेफेस्ट easy drain. है। If it is the dangerous one, why it is called easy drain? इजी है लेकिन कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करती है, डालना तो इजी है इसको, डालना इजी है ना, लेकिन वही ये लोकल इसका आ नाम रहा है है, फिर आराम से पंचर ठीक करके है। इसका इजी ये क्या करना है जनाब, यहाँ पे लोकल लगाना है, इसको पकड़ना है, ऐसे करके पड़ो चाहिए अंदर, ये गई, ये अंदर डालनी है, इसको पीछे खींचना है और ये जनाब ये इजी है। लोकल लगाने के बाद जो सिपर आप प्रोकार से इंसर्ट ठीक करेंगे, है, हाँ, लेकिन ये ट्रोकार नहीं है, ठीक है। ये आला कतल भी हो सकता है, ठीक है, ये ठीक है। तो सेम प्रिंसिपल वही है, लेकिन ये ट्रोकार जो है इट इज़ डेंजरस, ठीक है। ये ट्रोकार इंजरी काज कर सकता है, ये नहीं कर सकता। सार्डिंगस में ये होता है कि सार्डिंगस में आपके पास एक बहुत छोटी नीडल होती है, ठीक है ना। इसमें आप CVP डालते हैं ना,
ठीक है ना, CVP डालते हैं, उसकी CVP का मैकेनिज्म ये है, सर्डिंगस टेक्निक जो है ना, सर्डिंगस टेक्निक में ये होता है कि आपके पास एक छोटी सी नीडल होती है, छोटी सी, हम क्या है, ठीक है, इस नीडल को समझें कि ये छोटी सी नीडल है जनाब, आपने ये नीडल डाल दी, सर्डिंगस टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ द रिब से आपने नीडल अंदर डाली, फिर आपने क्या किया, आपने इसके अंदर गाइड वायर रख दी, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ गाइड वायर, ठीक है, जिस तरह CVP डालते हैं, आपने गाइड वायर डाल के आपने नीडल निकाल लिया, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट साइज़ के डायलेटर्स होते हैं, अब आप डायलेटर लेके आते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आप इस वूंड को ऐसा ऐसा डायलेट कर लेते हैं, ठीक है, CVP वाला। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप अपनी जनाब पिगटेल कैथेटर लाते हैं, सर्डिंगस टेक्निक से, वो आप डाल के अंदर से गाइड वायर निकाल देते हैं, तो आप ग्रेजुअली उसको एक्सपेंड करते हैं। एक छोटी नीडल जो कि इस साइज़ की है, that can cause less damage as compared to this needle. CVP की needle इससे डबल होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती। That is more safe as compared to, ठीक है, इसका कटिंग एज बहुत बड़ा है, यहाँ से भी गुजरेगी, काटती भी रहेगी, ठीक है, इसका लगानी है ना आपने, इसको यहाँ से लगानी है, 2/3 आगे हो, 1/3 नीचे हो, ठीक है, फिर ये रोटेट नहीं होगी, ठीक है, ये आपने पकड़ लिया। अब इसका जो स्ट्रोक होता है ना, वो स्ट्रोक होता है ऐसे कलाई के ऊपर, ठीक है, आपने इंसर्ट करना है, बिलफर्ज ये आपका पेशेंट है, आप चाह रहे हैं कि यार मैं इधर से इंसर्ट करके इधर से निकालूँ, ठीक है, आपने यूँ जाना है, मसल डीप, ये चेस्ट ट्यूब क्लिप बता रहा हूँ, मसल डीप यूँ जाना है, यूँ जाके ये आगे से यूँ निकाल लें, ठीक है, ये जस्ट आपकी कलाई की मूवमेंट है, इसमें हाथ नहीं मूव, पूरी बाजू नहीं मूव करनी, सिर्फ कलाई की मूवमेंट, ये देखिए, सिर्फ मैं कलाई रोटेट कर रहा हूँ, ये जाके आगे से निकल आ रहा है, ठीक है, ये कलाई जब यहाँ पे आ जाए, आगे किसी चीज़ से पकड़ लेना, फोर्सेप्स से इसको पकड़ के ऐसे बाहर निकाल लेना, ठीक है, हाथ से नहीं करना, हाथ से नहीं करना,